तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। सफेद बर्फ पर लाल सियाही से देखो, दुश्मन की तबाही लिख रहा। देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए। आप इस समय जिस वीर भूमि पर मौजूद हैं, ये भले ही बंजर है, लेकिन इसे भारत मां के अनगिनत सपूतों ने अपने खून से सींचा है, अपनी वीरता से पिरोया है। इसी गौरवशाली सरजमी पर मैं आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आवाज तो मेरी है, लेकिन जज्बा हिंदुस्तानी सैनिकों का है। मैं हिमालय की गोद में काराकोरम, जंस्कार और लद्दाख पर्वतमाला के बीच समुद्र तल से 3500 मीटर ऊपर स्थित हूं। आप लोगों ने मुझे नाम दिया है हॉल ऑफ फेम, ऑफ फेम, ऑफ फेम। मैं सिर्फ एक स्मारक नहीं, भारतीय सैनिकों की आत्मा, जो अनगिनत बलिदान और देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों की याद अपने दिलों में संजोए खड़ा हूं और वीर भारतीय सैनिकों की कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। आप यहाँ शहीद हुए सैनिकों की जुबान से निकले जय हिंद घोष के जज्बे का एहसास कर सकते हैं। इस एहसास में ऐसा जादू है कि आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। देश के बहादुरों की दास्तां सुनकर आपको भी एहसास होगा कि भारत की माओ ने ऐसे ऐसे शेरों को जन्म दिया है जिन्होंने दुश्मन की लाशें बिछा दी और देश के लिए लड़ते लड़ते खुद भी शहादत की सीढ़ी चढ़ गए। ये गाथा है भारतीय सेना की उस अदम्य साहस की, बलिदान और दिलेरी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिट मिट कर भी मिटा नहीं ये खुले छिपे षड्यंत्रों से। प्राणों में इसके बल है और सांसों में संघर्ष है। बात न केवल कहने की ये जीवन का निष्कर्ष है। ओंकार, मान सम्मान, प्राण, स्वाभिमान, ये भारत वर्ष है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लद्दाख भारत के दुर्गम क्षेत्रों में से भारत की मुकुट में एक अनमोल रत्न है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों और बर्फ की चादरों से ढके हुए लेह और आसपास के इलाकों का अपना ही महत्व रहा है। यहाँ की खूबसूरत सरजमीन और वादियां हमेशा ही दुनिया भर से आने वाले टूरिस्टों का केंद्र बिंदु रहा है। पर समय समय पर कभी पाकिस्तान तो कभी चीन की बुरी नजर ने इस क्षेत्र की शांति के लिए खतरा पैदा किया। ये बात और है कि हर बार भारतीय सेना इन दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने में हमेशा कामयाब रही। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर घुसपैठ शुरू कर दी। घुसपैठ से घबराए जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए, जिसके फलस्वरूप भारतीय सेना इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए जम्मू और कश्मीर में तैनात हो गई। इस कार्रवाई के तहत भारतीय सेना के जनरल थिमाया ने लद्दाख क्षेत्र में ऑपरेशन बाइसन की रूपरेखा तैयार की। ऑपरेशन बाइसन का मकसद पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल और लद्दाख के क्षेत्रों से खदेड़ देना था। जोजिला पास कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। ऑपरेशन बाइसन के तहत पहली बार विश्व में 12,000 फीट की ऊंचाई पर टैंकों का इस्तेमाल किया गया। बर्फीली आंधियों के बीच दुर्गम पहाड़ियों के आड़ में हो रहे इस आक्रमण का जवाब भारत के वीरों ने डट कर दिया। दो चचेरे फौजी भाई कुशाल चंद और प्रीति चंद ने भारतीय सेना की उच्च परंपराओं को
न सिर्फ दुनिया के आगे रखा बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण भी पेश किया। इस सरजमी पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाला एक 17 साल का लड़का चिवांग रिनचेन भी था, जिसने 25 जुलाई 1948 को नुब्रा गार्ड्स के 28 जवानों के दल के साथ नुब्रा घाटी की लड़ाई लड़ी, जहां उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ कर हमेशा के लिए तिरंगा गाड़ दिया। दुश्मनों के आगे भारतीय सेना का लोहा मनवाने वाले और लेह की रक्षा करने वाले इन तीनों वीरों को महावीर चक्र से नवाजा गया। जय 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 जय। भारत की आजादी के 2 साल बाद चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली। चीन के समर्थन में खड़ा होने वाला भारत पहला देश था, पर इस सच्चाई का नतीजा यह हुआ कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और वहां बड़े पैमाने पर अत्याचार शुरू कर दिए। 1954 में भारत और चीन के बीच पंच सिद्धांतों पर साइन हुए, पर चीन की नीयत में तो शुरू से ही खोट थी। उसने लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर अपना दावा किया और भारत के अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन में सड़क बनाना शुरू कर दिया। इस घटना से दोनों देशों के रिश्ते में दरार आ गई। 1959 के तिब्बत विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को मानवीय आधार पर शरण दी। इससे तिलमिलाए चीन ने भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया, जो आगे चल के 1962 के युद्ध में तब्दील हो गई। ये वीरों की धरती है, ये तीरों की धरती है। काट दे दुश्मन के लश्कर उन शमशीरों की धरती है, ये वीरों की धरती है। 1962 में चीन ने भारत पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में आक्रमण कर दिया। पूर्वी लद्दाख में इस युद्ध की 2 प्रमुख कहानियां थी, जो मैं अब आपको बताऊंगा। श्री जाव क्षेत्र में भारतीय सेना की 18 गोरखा राइफल्स की एक कंपनी मेजर ध्यान सिंह थापा के नेतृत्व में मोर्चा संभाली हुई थी। 20 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे चीनियों ने भारी गोलाबारी के साथ इस चौकी पर हमला किया, जो 2.5 घंटे तक चला। भारतीय सैनिकों ने चीनी आक्रमण का डटकर जवाब दिया। मेजर थापा अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार एक बंकर से दूसरे बंकर भागते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, चीनी सैनिकों ने बमों से चौकी पर हमला शुरू किया, जिस कारण हमारे कई सैनिक शहीद हुए। मेजर ध्यान सिंह थापा ने बचे हुए सैनिकों के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी बंदूक के साथ उसी खाई में कूद गए जहां दुश्मन तैनात थे। देखते ही देखते उन्होंने कई चीनियों को मार गिराया। इससे पहले कि वे और घातक सिद्ध होते, दुश्मनों ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें टॉर्चर किया। यहाँ भारत में उनको हर कोई शहीद मान चुका था, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी। पर नवंबर 1962 में युद्ध समाप्त होने के बाद इस बहादुर फौजी को रिहा कर दिया गया। मेजर ध्यान सिंह थापा को उनके शौर्य के लिए देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब मैं आपको रजांगला की कहानी सुनाऊंगा। इसी युद्ध में दूसरी ओर मेजर शैतान सिंह ने 13 कुमाऊं की चाली कंपनी की कमान में 120 वीर आहिरों के साथ रजांगला पर मोर्चा संभाला हुआ था। शून्य से भी कम तापमान और करीब 17,000 फीट की बर्फीली चोटी के निकट दुश्मन की बड़ी टुकड़ी आगे बढ़ रही थी, जिसके मुकाबले भारतीय सेना के जवान नाकाफी थे और उनके पास गोला बारूद भी ज्यादा नहीं था। मेजर शैतान सिंह ने ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। मेजर शैतान सिंह जी, ओवर। यस शैतान, क्या पोजीशन है? ओवर। सर, मुझे अपने सामने चीनी फौज का बड़ा जमावड़ा नजर आ रहा है। हमें रीइंफोर्समेंट और गोला बारूद की जरूरत है। ओवर। शैतान, आई रिग्रेट, हम तुरंत तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। चीनियों ने बाकी मोर्चों पर भी आक्रमण किया है। ओवर। रॉजर सर। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो वहाँ डटे रहकर युद्ध जारी रख सकते हो या अपने साथियों के साथ चौकी छोड़कर वापस पीछे लौट सकते हो। वापस तो हरगिज नहीं लौटूंगा सर, मार दूंगा या मर जाऊंगा। ओके शैतान, ऑल द बेस्ट, आउट। जाबाज शैतान सिंह ने
रेजांगला पोस्ट को छोड़ने से इनकार कर दिया, पर उन्होंने अपने सिपाहियों के आगे विकल्प रखा। वो चाहे तो उनके साथ ये लड़ाई लड़ सकते हैं या फिर वापस लड़ सकते हैं, मगर वो वीर आहिर सैनिक भी उसी मिट्टी के बने थे। उन्होंने अपने बंदूकें उठाई और दुश्मन के साथ लड़ने का फैसला किया। 18 नवंबर 1962 के 3:30 बजे चीनी सैनिकों ने रेजांगला पर हमला बोल दिया। भारतीय सेना के जवानों के पास सीमित हथियार थे। अपने अदम्य साहस और शौर्य के साथ उन्होंने कई चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। चीन ने अपने गोलाबारी की तीव्रता बढ़ा दी। देखते ही देखते चीनी सैनिकों की संख्या भी बढ़ने लगी। इसी बीच मेजर शैतान सिंह की बाह को शेल के एक टुकड़े ने लहूलुहान कर दिया। घायल अवस्था में भी मेजर शैतान सिंह ने पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने अपने जख्मों की परवाह किए बिना अपनी कंपनी का मनोबल और उत्साह बनाए रखा। शैतान सिंह अब दुश्मन और मौत दोनों से लड़ रहे थे। घायल अवस्था में उन्हें एक सिपाही ने पत्थर के सहारे लेटा दिया। कुछ देर जीवित रहने के बाद मेजर शैतान सिंह ने आखिरी सांस ली। उस रात मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 वीरों ने 1300 चीनी सैनिकों को मारा। गर्व की बात यह थी कि हर सिपाही ने पीठ पे नहीं, सीने पर गोली चलाई। सभी आन बान और शान के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अपने शौर्य, साहस और बलिदान के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांगला की लड़ाई इतिहास के उन स्वर्ण पन्नों में लिखी गई है जिसमें सेनाओं ने आखिरी दम तक दुश्मन से लड़ते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। के युद्ध में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कई घुसपैठियों को एलओसी के पार जम्मू और कश्मीर में भेजा। कारगिल सेक्टर में पॉइंट 13620 पाकिस्तान के कब्जे में था, जहां से श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे निगरानी में था। पाकिस्तान ने यहां युद्ध विराम का उल्लंघन किया और भारी मात्रा में गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना के 4 राजपूत के मेजर रंधावा ने इस पर कब्जा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर रंधावा के इस वीरतापूर्ण और संग्रामक कार्रवाई के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। 1965 के युद्ध के 6 साल बाद पूर्वी पाकिस्तान में पाक सेना की ज्यादतियों की वजह से 1 करोड़ बांग्ला भाषी शरणार्थी भारत आ गए। जब भारत ने पाकिस्तानी सेना की ज्यादती का विरोध किया तो पाकिस्तान ने भारत की पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला कर दिया। अपने नापाक इरादों के तहत पाकिस्तान ने 1971 की लड़ाई में लद्दाख से जुड़े हुए इलाकों पर भी दावा बोला। यह लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल और तुर्तुक के इलाकों में लड़ी गई, जहां एक तरफ वीर गुरखों ने शिंगो नदी के साथ लगी हुई चोटी पर कब्जा करके पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। वहीं दूसरी ओर तुर्तुक घाटी में मेजर चेवांग रेंचन ने अपनी लद्दाखी टुकड़ी के साथ दुश्मन की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस वीरता के लिए मेजर चेवांग रेंचन को दूसरी बार महावीर चक्र से सम्मानित किया। 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मात्र 6 भारतीयों में से मेजर चेवांग रेंचन एक हैं। सियाचिन ग्लेशियर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। ये इलाका हर समय बर्फ की मोटी चादर से ढका होता है। 1980 के दशक में पाकिस्तानी सियाचिन में पैर जमाने की बड़ी कोशिश की, पर भारत ने 13 अप्रैल 1984 की सुबह 5:30 बजे ऑपरेशन मेघदूत के तहत उसके पैर हर जगह से फाड़ दिए।
और भारतीय तिरंगे को सियाचिन ग्लेशियर में हमेशा के लिए गाड़ दिया। वतन की राह में चुनी है मौत, रिश्ता जग से मैं तोड़ आया हूं। रख देना तिरंगा सीने पे, कफन में घर से अपने ओढ़ आया हूं। बार बार हारने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 1987 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया और चौकी बना ली, जिसे नाम दिया कैद आजम मोहम्मद अली जिना पोस्ट, यानी कैद पोस्ट। ये चौकी 1500 फुट ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई थी और भारतीय सेना से बचने के लिए जबरदस्त किलेबंदी की गई थी। भारतीय सेना को जब इस बात का पता चला तो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8th बटालियन के नायब सूबेदार बाना सिंह ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे खुद और 4 सिपाही मिलकर इस चौकी पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंची सैन्य चौकी पर पहुंचकर न सिर्फ वहां तैनात पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया, बल्कि उस चौकी को मलबे में बदल दिया। इस गौरवशाली वीरता के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया और कैद पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट कर दिया। इससे पहले 21 फरवरी 1985 पाकिस्तानी सैनिकों ने सियाचिन ग्लेशियर के 18,000 फुट ऊंची एक भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। नायब सूबेदार चेरिंग मुत्तुब ने एक गश्त का जिम्मा लिया और कठिन ऊंचाई, कम विजिबिलिटी, बर्फीली तूफान के बीच लीडर होकर उस पोस्ट को दुश्मन के कब्जे से आजाद करवाया। इस साहसिक कार्रवाई के लिए नायब सूबेदार चेरिंग मुत्तुब को भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य पदक अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। लहराएंगे तिरंगा हर कहीं पे हम, नशा ये इश्क हिंदुस्तान का है। 1999 सब कुछ थम गया और कारगिल का स्वर्ग जैसा इलाका बंदूकों, मशीन गनों और तोपखानों के धमाकों से थर्रा हो गया। सफेद बर्फीली वादियों पर देखते ही देखते पाकिस्तान के काले नापाक साए मंडरा गए। ऐसे में ईद का जवाब हमेशा पत्थर से देने वाली भारतीय सेना के जवानों के जत्थे भी यहाँ उमड़ पड़े और शुरू हुई आर पार की लड़ाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जब दोस्ती की पहल की, दुनिया को लगा कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है, पर तब किसी को मालूम नहीं था कि विश्वासघात के जहरीले नाग अपना फन फैलाए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर एक बार पीठ में खंजर मारा। दोस्ती और शांति की पहल को नजरअंदाज करके अपने सैनिक कारगिल की चोटियों पर भेजना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने भी कमर कस ली और देखते ही देखते शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के दौरान कारगिल के पॉइंट 5140 पर दुश्मनों का कब्जा था, जहां से दुश्मन लेह से कश्मीर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर नजर रखे हुए थे। 13th जम्मू और कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उर्फ शेरशाह टोलोलिंग बेस पर थे। मिशन था पॉइंट 5140 पर कब्जा करना। 19 जून को रात 8:30 बजे कैप्टन विक्रम बत्रा से पूछा गया, कैप्टन विक्रम बत्रा, आपकी सफलता का संकेत क्या होगा? सर, ये दिल मांगे मोर। ओके शेरशाह, बेस्ट ऑफ लक। करीब 2:15 पर दुश्मन के आर्टिलरी गोलीबारी के बीच कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके बहादुर सिपाहियों ने वहां की दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई शुरू की, पर बहुत जल्द उनके दिशा में गोलियां चलने लगी। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके सिपाहियों ने भी करारा जवाब दिया। इस बीच कैप्टन बत्रा ने जमीन के सहारे आगे बढ़ते हुए रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन के बंकर पूरी तरह से तबाह कर दिया।
और रेंगते हुए दुश्मन के दूसरे मशीन गन पोस्ट के करीब पहुंचे और 2 ग्रेनेड फेंककर दुश्मन के बंकरों के पदखच्चे उड़ा दिए। फिर वे दुश्मनों से अकेले ही भिड़कर उनको मौत की घाट उतार दिए और पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में वे घायल हो गए। 0435 आवर्स पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने कमांड पोस्ट को वायरलेस पर कहा, ये दिल मांगे मोड़ सर। कैप्टन बत्रा यहीं नहीं रुके क्योंकि उनका दिल अभी भी और मांग रहा था। तारीख थी 5 जुलाई और पॉइंट 487 पर कब्जा करने का लक्ष्य फिर से 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स को दिया गया। कैप्टन बत्रा ने घायल होने के बावजूद इस पहाड़ पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मांगी। यहीं से कहानी में अलग मोड़ आया। देखा जाए तो कारगिल का यह युद्ध एक रक्त रंजित अध्याय की ओर बढ़ा। भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर राइफल्स के 25 सिपाहियों का एक प्लाटून ने दुर्गा माता की जय जयकारे के साथ धावा बोला। कैप्टन बत्रा ने दुश्मन के 7 सिपाहियों को मार गिराया, पर तभी दुश्मन के स्नाइपर ने उनके सीने में गोली दाग दी। साथ ही दुश्मन के एक आरपीडी स्प्लिंटर ने उनके सर पर निशाना लगाया। शेरशाह ने मां भारती को अंतिम प्रणाम किया। कैप्टन विक्रम बत्रा को शेर शाह करके पुकारने वाले में उनके दुश्मन पाकिस्तानी सिपाही भी थे। अपने गौरवशाली प्रदर्शन और अद्भुत वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। मैंने खून की होली खेली है, सीने पर गोली झेली है। सोचा नहीं मैंने पल भर को माँ घर में मेरी अकेली है। मैंने खून की होली खेली है। इस लड़ाई में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार ने मोर्चा संभाला। उन्हें 4 जुलाई 1999 को फ्लैग टॉप क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। दुश्मन की ऑटोमेटिक मशीन गन गोलियां दागे जा रही थी। राइफलमैन संजय कुमार ने जान जोखिम में डालकर ऑटोमेटिक मशीन गन की नाल खींच ली और उस पर नियंत्रण कर उन्होंने दुश्मन के 3 सैनिकों को निशाना बनाया। लेकिन इस दौरान वो खुद भी घायल हो गए। निशानेबाज राइफलमैन संजय कुमार के धावे से डरकर दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन छोड़कर भागने लगे। संजय कुमार ने दुश्मन की मशीन गन उठा ली और दुश्मनों की गोलियों से ही दुश्मनों को मारता चला गया। आखिर में पॉइंट फ्लैग टॉप खाली करवा लिया गया। उनकी इस प्रभावशाली रणनीति और अभूतपूर्व शौर्य के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दरिया है शहादत का, वो कतरा नहीं है। जंगे मैदान में वो यूं ही उतरा नहीं है। खाक कर देगी चिता भी उसकी दुश्मनों। ये ना समझना अभी कोई खतरा नहीं है। बटालिक सेक्टर के खालोबार चोटी पर कब्जा करना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान की वायुसेना खालोबार चोटी पर अपने हेलीकॉप्टरों से पाकिस्तानी थल सेना की मदद कर रही थी। 3 जुलाई 1999 111 गोरखा राइफल्स के 24 साल के युवक कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपने साथियों के साथ खालोबार चोटी पर फतेह करने का जिम्मा लिया। लेकिन 6 दुश्मनों के बंकरों ने इसे घेर रखा था, जिससे खालोबार के बंकरों तक पहुंच पाना बहुत बड़ी चुनौती थी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने रेंगते हुए बड़ी बहादुरी से एक के बाद एक 3 बंकर तबाह कर दिए। इस दौरान कैप्टन पांडे बुरी तरह घायल हो गए। अपनी चोटों की परवाह किए बिना वे दुश्मन के एक और बंकर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दुश्मन की मशीन गन की बौछार उनके सीने और सर पर लगी। मां भारती का बेटा उनके सीने में हमेशा के लिए समा गया। कैप्टन पांडे ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ते वक्त देखा हुआ परमवीर चक्र पाने का सपना साकार किया। उन्हें असामान्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत
परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्ज मिट्टी का है, लहू बहता है अगर तो बहने दो, कुछ देर यूं ही सीने पे मगर ये पाक तिरंगा रहने दो। सबसे छोटी उम्र 19 साल में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले 18 ग्रेनेडियर्स के घातक प्लाटून के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, अब मैं उन वीर की बात करूं। इन्हें टाइगर हिल पर चढ़कर दुश्मन खेमे पर हमला करने की आदेश मिली। उन दिनों तापमान गिर चुका था। ठंड में अपने सामान पीठ पर लादे और हाथों में बंदूक थामे ये 3 दिन तक चलते रहे, पर दुश्मनों ने इन्हें देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिस कारण इनका अपनी टुकड़ी से संपर्क टूट गया। केवल 7 लोग ही ऊपर चढ़ पाए। इस दौरान दुश्मन की गोलियों की बौछार योगेंद्र सिंह यादव पर बरसी। घायल होने के बावजूद वे टाइगर हिल के एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए और दुश्मन का एक बंकर उड़ाकर 4 सिपाही मार गिराए। आगे चल के 2 साथियों के साथ बिना हथियार के उन्होंने 4 दुश्मनों को अपने हाथों से मार गिराया। इस बड़ी लड़ाई के बाद ग्रेनेडियर यादव जीवित वापस आए और इनकी बहादुरी की वजह से भारतीय सेना के आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के इस शौर्य और पराक्रम के लिए उन्हें परमवीर चक्र के सर्वोच्च पदक से सम्मानित किया गया। अब मैं आपको बताऊंगा लेह में जन्मे और महावीर चक्र से नवाजे गए लद्दाख के शेर कर्नल सोनम वांगचुक के बारे में। बटालिक सेक्टर के चोरबाटला इलाके में उन्होंने हजारों फुट के बर्फीली चोटियों पर अपने साथियों के साथ कब्जा करके दुश्मनों को हैरान किया। लंबे समय से भारत की जंग भले ही किसी दुश्मन मुल्क से ना हुई, पर सीमाओं पर तनाव हमेशा रहता है। LOC और LAC की नियमों की धज्जियां उड़ाने की कई कोशिशें की। धोखेबाज चीनी सेना कहीं सड़क बनाते नजर आई तो कहीं सैन्य ठिकानों का निर्माण कार्य करती रही, लेकिन भारतीय सेना ने दुश्मनों की हर चाल को नाकाम किया। कुछ समय पहले चीन भारत के साथ दोस्ती की बात कर रहा था, वहीं दूसरी ओर चीनी सेना नापाक मंसूबे बना रही थी। पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ लगे विवादित इलाके देवसांग और चुमर में चीनी सेना ने भारी तादाद में घुसपैठ कर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। भारतीय सेना भी चीनियों के सामने डट गई और चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। जान देता है जो मुल्क पे, वो देश पे अपने मरता है। आसमां भी झुक के ऐसे आशिक को सलाम करता है। अप्रैल 2020 में गर्मी बढ़ते ही LAC पर चीनी सेना की घुसपैठ की खबरें आने लगी। भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। भारत और चीन के उच्च अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन 15 जून की रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गतिविधियों को देखा। बिहार रेजिमेंट के 16 बटालियन की कमान कर्नल संतोष बाबू के हाथ में थी, जिन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वयं वार्ता करने का निर्णय लिया और चीनी सेना को चेतावनी दी। चीनियों, हम तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। आप LAC का सम्मान करें और शांति बहाल करने की कोई हरकत ना करें, वरना भारतीय सेना धावा बोल देगी। पर चर्चा के दौरान विवाद ने गुस्सा बढ़ा दिया और दोनों सेनाओं में हाथापाई हो गई। उस दिन चीनी सैनिकों ने उन पर घातक वस्तुओं से हमला कर दिया। वीर बिहारियों ने कमर कस ली। ये संघर्ष कई घंटों तक चला। घायल होने के बावजूद कर्नल संतोष बाबू सच्चे सैनिक की तरह आखिरी दम तक लड़ते रहे। हमारे बचे हुए 19 सैनिकों ने कई चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी शहीद हो गए। कर्नल संतोष बाबू को उनके असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान के लिए
26 जनवरी 2021 को मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस घटना के बाद भारत और चीन की सीमा पर तनाव और बहुत बढ़ गया। दोनों सेनाओं ने अपने सैनिक, असले और आधुनिक उपकरणों की तादाद युद्ध स्तर पर बढ़ा दी और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड ने आकार लेना शुरू किया। 30-31 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने कैलाश और पैंगोंग रेंज की चोटियों पर एक चौका देने वाला ऑपरेशन शुरू किया। इन चोटियों से चीन की चौकियों पर निगरानी रखी जा सकती थी। जवाबी कार्रवाई में दोनों सेना आमने सामने आ गई। बर्फीली ऊंचाई पर लंबे समय तक डटे रहने के लिए अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र की तैयारी बहुत ही सूझबूझ के साथ की गई थी। कई महीनों तक आमने सामने डटे रहने और कई उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। प्यारे देशवासी, देश की रक्षा के लिए सेना के जवानों को ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। बर्फीले इलाकों में सड़कें 6 महीने बंद रहती है। ऐसे में छोटी छोटी वस्तु की आपूर्ति हवाई मार्ग से बड़ी मुश्किल से पहुंचाई जाती है। नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या से संपर्क संचार के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इसके बावजूद भी हमारे जाबाजों को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और ट्रेनिंग तथा कड़े अभ्यास से जुड़ी दिनचर्या को भी जारी रखना पड़ता है। इनमें माउंटेनियरिंग, आइस क्राफ्ट ट्रेनिंग, स्नो क्राफ्ट ट्रेनिंग, पैरा जंपिंग और स्कीइंग जैसे अभ्यास शामिल हैं। ऐसी ऊंचाइयों पर लैंडस्लाइड्स और एवलांच का खतरा रहता है। फिर भी हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा करते हैं। कई वीरों ने इन दुर्गम चोटियों पर मौसम की परवाह किए बिना अपने प्राणों की आहुति दी है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। 1962 से 1999 के बीच यह लद्दाख की जमीन 7 परमवीर चक्र और 1 अशोक चक्र विजेता के शौर्य गाथा की साक्षी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारतीय सैन्य दलों ने देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि हर मुश्किल के बाद एक नई शक्ति और ऊर्जा के साथ ऊपर उठे हैं। प्रिय देशवासियों, मैंने आपको भारतीय सेना की जो हैरत अंगेज दास्तां सुनाई है वो कुछ सालों पहले की है, पर मैं आपको बता दूं कि बदलते भारत के साथ भारतीय सेना के सकारात्मक परिवर्तन ने हमारे विश्वास को और बढ़ा दिया है। आज किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत देश को सीधे सीधे ललकार सके। हमारी सेनाओं की आधुनिकीकरण के साथ पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सेना को भविष्य में इंसानी ताकत के साथ साथ युक्ति और तकनीक की ताकत से सशक्त बनाया जा रहा है। भारतीय सेना अपनी शक्ति, अपनी निष्ठा और अपनी उपलब्धियों की श्रेय आपको भी देती है। आप जैसे नागरिकों ने सेना को सिर्फ सम्मान नहीं दिया बल्कि उसका साथ भी दिया है। जब जब जरूरत पड़ी आप लोग सेना की मदद के लिए दौड़े चले आए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत मजबूत हाथों में अब और ज्यादा सुरक्षित है। अब कोई भी यहाँ की विशाल संस्कृति, ऐतिहासिक विरासतों और सीमाओं से छेड़खानी नहीं कर सकता, यकीनन कभी नहीं। साथियों, याद रखें, जब आप घर पर चैन की नींद सो रहे होते हैं तब किसी बर्फीली चोटी पर अंधेरी रात में एक सैनिक अपने घर से हजारों मीलों दूर पलक झपकाए बिना मुश्तैदी से डट कर खड़ा है। आप सब यहाँ पर आए, हमारे वीरों को याद किया। आप सभी का शुक्रिया। तुम्हें दिखने वाली ये बर्फ तो सफेद है, लेकिन मेरे अनगिनत सपूतों के लहू से खुली हुई है। ये मिट्टी मेरी आन बान और शान है। शरीर में आक्रोश लिए सुबह पर अब भी मेरा भारत महान है। हम गंगा मैया के सपूतों की रगों में आज भी तिरंगा बहता है। पहन कर जाऊं या लिपट कर आऊं, तिरंगे का शरण ही मेरा वजूद है। वतन की रक्षा ही मेरा जहान है। सत्य के जयघोष और शेर की गर्जन से पिरोया अशोक ही मेरा मुर्शिद है। वतन पर मर मिटने वाले, अपने सर पर अशोक लिए चलने वाले हर रक्षक को नतमस्तक करता हूँ।
हाँ, मैं मेरे देश का गौरवशाली सिपाही हूँ। हाँ, मैंने अपनी छाती पर वंदे मातरम उड़ेदा है। कुरुक्षेत्र के हर मैदान में फतेह हासिल करना ही मेरा कर्म है। देश की हिफाजत ही मेरा धर्म है। मर जाऊं, मिट जाऊं, मिल जाऊं फिर से इस मिट्टी में, वहीं जहां मुझे मेरी जन्नत नसीब है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। जय हिंद, जय हिंद। कितनी आग है सांसों में इसकी देखो, जोश का धुआं है उठ रहा। सफेद बर्फ पर लाल सियाही से देखो, दुश्मन की तबाही लिख रहा। वतन को बिठाए सीने में ये लड़ता जाए, जी गया तो दुश्मन पर कहर बरसाए। हुआ शहीद तो ठंडी नींद ये सो जाए, कितनी सांस भी भूल जाए, माँ काली से मांग जाए। देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए। दिन की रोशनी में दुश्मन को फूंकता है, रात के तारों में अपनों को ढूंढता है। खतों के जवाब अब भी देना बाकी है, माँ मुझ पर केसरिया की जिम्मेदारी है। आम मेरे हिस्से के तू तोड़ के रखना, सरहद पर दुश्मन को तोड़ना बाकी है। शहीद हो जाऊंगा तो घर आऊंगा, बस थोड़ा कुर्बान होना बाकी है। गोली सीने पर लगती है तो लग जाए, कितनी सांस की भूल जाए, माँ काली से मांगता जाए। देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए। बर्फीली सर्दी में ये डटे रहे, देश की माला गोलियों से जपते रहे। आई सीने पर जब गोली मर मर कर भी लड़ते रहे, बचे ना एक भी दुश्मन ये लड़ते रहे, ये लड़ते रहे। सिल्लियों पर बर्फ किए खड़े रहे, एक कतरा भी देश का जाने ना पाए। देश को मेरी उम्र लग जाए, 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 उम्र लग जाए। देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं।